सिंध के सूबाई वज़ीर सकाफ़त, लाइब्रेरीज़, इनकी हैसियत से आपने सकाफ़त पर काफ़ी ज़ोर दिया, उसे ज़िंदा किया। तो अब तक क्या क्या कर चुके हैं? सूफ़ियों की धरती है सिंध वैसे, तो आप देखते हैं कि इसका कल्चर बहुत रिच कल्चर है और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पर पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि यहाँ पे रिलीजन टूरिज़म भी हमारे पास काफ़ी है। तो उसको हम डिजिटलाइज़ करने जा रहे हैं कि वो अगर डिजिटलाइज़ होगी तो हर पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान जो विज़िट नहीं कर सकते या वो किताबें उनकी रीच में नहीं हैं, तो अगर एक दफ़ा डिजिटलाइज़ हो जाएंगी तो वो हर किसी को वहाँ पे उनके डोर स्टेप पे दस्तयाब होंगे। आप ज़ाहिर है टूरिज़म का महकमा भी आपके पास है, ना साहिल समुंदर पर कोई ऐसी सहूलियात हैं, ना जो आपका पहाड़ी गोरख जगह है, गोरख हिल, ना उस पर कोई अभी बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं, तो इसकी तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं? जी, गोरख हिल पहले मेरे पास नहीं थी, तो हमने जब मास्टर प्लान अपनी पार्टी के सामने रखा तो उन्होंने गोरख पहले अथॉरिटी थी, फिर उन्होंने मुझे वो हमारे टूरिज़म डिपार्टमेंट में ले आए अथॉरिटी ख़त्म करके। तो अब हम उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करेंगे उसको, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये करेंगे कि जो उधर रूम्स है खाली, वो 30 इयर्स के लिए कोशिश करेंगे कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या होटल्स की चेन्स हैं वो आ जाएं, और ये है कि हम जो रोड वहाँ गोरख पे जाता है, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी भी और हमारे चेयरमैन बिलावल साहब की और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की भी यही है कि वहाँ पे रोड निकले। साहिल समुंदर दुनिया में कितने खूबसूरत है। कराची में साहिल समुंदर के ऊपर वो फैसिलिटीज़, वो मामलात नहीं हैं जो दुनिया में है। आप देखें कि इससे पहले तो हमारे पास मेयर नहीं था, अब कराची में मेयर भी हमारा है। अगर आप कुछ साल पहले देखते जो हॉक्स बे है या सेंट स्पिट है या फ्रेंच बीच जिसको बोलते हैं वो है, वहाँ का अगर आप रोड देखते तो बहुत खस्ता हाल था, और अब आप देखेंगे वहाँ रोड भी बहुत ज़बरदस्त हो गया है और अब वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है, काफ़ी नए हट्स आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में आप इंशाल्लाह एक नया चेंज देखेंगे। बाकी जो साहिल समंदर कुछ है वो DHA के अंडर आता है, तो उनको भी चाहिए कोई एक्टिविटी वहाँ शुरू करें या तो हमारे टूरिज़म डिपार्टमेंट से को दे दें, तो हम उसका कोई मास्टर प्लान बना के उसको भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ले आएँ। आपने सियासत का आगाज़ तो पीपल्स पार्टी की मुखालफत से किया, फिर आप पीपल्स पार्टी में आ गए, तो ये जहन कैसे तब्दील हुआ या पार्टी ने आपको लेने में थोड़ी देर लगाई? जब से पैदा हुए हैं मेरे वालिद साहब फाउंडर मेंबर थे पीपल्स पार्टी के, और भुट्टो साहब के साथ MNA थे और डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट खादिम अली शाह साहब। जी, खादिम अली शाह साहब। तो मेरा नाम भी जुल्फ़िकार, जो भुट्टो साहब को जब फांसी आई उसके बाद मेरे वालिद साहब ने, जब वो शहीद हुए तो उसके बाद मेरे वालिद साहब ने मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नुसरत भुट्टो साहिबा से जो उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वहाँ पे उन्होंने इजाज़त ली मेरे नाम की, तो मेरे पे नाम भी जुल्फ़िकार तब रखा गया। बेसिकली पार्टी से कोई रंजिश नहीं थी, फैमिली में गरजेज़ होती हैं आपस में, तो बस अपनी फैमिली से नहीं बने तो इसलिए उधर थे। फिर आप देखते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है, उसी में ही फिर वापस है। आप कहाँ कहाँ पढ़े, कहाँ कहाँ जो है आपने तरबियत हासिल की? एक तो ज़ाहिर है वालिद से सीखा होगा। जी बिल्कुल, बचपन से वालिद साहब से सीखा काफ़ी, मगर बचपन हमारा थोड़ा सा तकलीफ़ दे गुज़रा है, क्योंकि जब ज़ियाउल हक साहब की मार्शला थी तो समझें कि हमारी पैदाइश हुई, तो उसके बाद जब मेरी उम्र 6-7 साल थी, जो मतलब ये जो लर्निंग एज होती है पढ़ने वाली, तो उसमें हमारे घरों पे समझें कि बड़ा एक ट्रॉमा रहा, क्योंकि वालदा इधर होती थी, हम कराची में पढ़ रहे होते थे, वालिद साहब के पीछे आपको पता है कि उस टाइम पे जितने भी भुट्टो साहब के साथी थे तो उनके पीछे थे, तो इसलिए कभी किधर कभी किधर। फिर मुझे वालिद साहब ने जब वो ये मामलात सारे बेहतर हो गए और उसके बाद फिर मुझे एचसन कॉलेज लाहौर में, उसके बाद थोड़ा टाइम बाहर भी गया इंग्लैंड, मगर वहाँ सिर्फ 1-2 महीने था। पीछे मेरी सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको कैंसर डायग्नोज हो गया, तो फिर मुझे वापस आना पड़ा। कोई ज़िंदगी में कभी मुश्किल भी आई या सिर्फ लाड प्यार में ही ज़िंदगी गुजरी? हमारे तो इतनी सख्ती थी कि हम यहाँ से वालिद साहब हमें कोशिश करते थे कि हम यहाँ से सफ़र भी ट्रेन में करें या बस में करें, तो कार पे नहीं जाने देते? नहीं जाने देते थे। तो हम देखते थे हर चीज़ होते हुए भी हमें नहीं छोड़ रहे, सिर्फ एक बंदा हमारे साथ होता था, तो वो क्या है, एक लर्निंग प्रोसेस आपका होता है, तो आपकी जो हिस्स होती है। कार कितनी उम्र में आपको दी? मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म की
तो उसके बाद मुझे जाके, तो उससे पहले बसों में सफ़र करते थे? उससे पहले बसों में भी सफ़र किया, उससे ट्रेन में भी सफ़र किया। और मैं कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा, तो वो तो अक्सर घर से अगर मैं कोच में जाता था, एक सफारी कोच के नाम से आती थी, तो वो उस टाइम पे 10 रुपये लेती थी जाने के, 10 रुपये आने के। कितनी पॉकेट मनी मिलती थी? तकरीबन 25 रुपये, 10 रुपये जाने के, 10 रुपये आने के, 5 रुपये जो वहाँ पे एक समोसा और कोल्ड ड्रिंक मिलती है वो पीने के। कराची यूनिवर्सिटी से क्या पढ़ा? कराची यूनिवर्सिटी से मैंने बीकॉम किया। आपकी ज़मींदारी भी है, सियासत भी है, वजारत भी है, तो ये इतना कुछ कैसे मैनेज करते हैं? पहले तो अपना ज़मींदारी ख़ुद देखता था। जब से मिनिस्टर बना हूँ तब से आना जाना बहुत कम हो गया, क्योंकि बंदा अपने डिपार्टमेंट को ही बेहतर करने में कुछ टाइम ज़्यादातर कराची में गुज़रता है। क्योंकि जब भी कोई तकरीबन फॉरेनर डिप्लोमेट्स आते हैं या कोई हेड ऑफ़ स्टेट आता है, तो कभी अगर वज़ीर आला साहब नहीं जाते तो मुझे उनको रिसीव करना पड़ता है। ये बताएं कि यहाँ जो सकाफ़त की वजारत है, इसका कितना बजट है और दूसरे सूबों से ज़्यादा है या कम है? नहीं, बजट हमारा बहुत कम है। जैसे आप देखेंगे कि ये पूरी मिनिस्ट्री है, तो इसका टोटल हम ग्रांट्स काफ़ी देते हैं। जैसे आर्ट काउंसिल है, उसको हम तकरीबन 45 करोड़ रुपए ग्रांट देते हैं। और ऐसे सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी है, अगर आप सारी ग्रांट निकालें तो हमारा बजट तकरीबन बनता है 1 अरब तकरीबन 80 करोड़ रुपए। और टूरिज़म का बजट तो बिल्कुल भी नहीं। लोग समझते हैं कि शायद करोड़ में होगा, पर टूरिज़म का पूरा बजट 15 करोड़ रुपए साल का है। तो हमारी काफ़ी जो हेरिटेज साइट्स हैं वहाँ पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। मोहनजोदाड़ो भी आपके पास है? जी, मोहनजोदाड़ो हमारे पास है, मकली हमारे पास है, चौकुंडी ग्रेवयार्ड हमारे पास है, बम्बोर हमारे पास। ये तो यूनेस्को हेरिटेज डिक्लेयर साइट्स हैं जो हमारे पास हैं। और उसके अलावा यूनेस्को भी हमारे साथ वहाँ पे काम कर रही है, और दीगर भी हमारे साथ, जैसे तुर्की की एक ऑर्गेनाइजेशन है टिक्का, वो भी हमारे साथ काम कर रही है। और जो इटली के कुछ प्रोफेसर्स हैं, एक बहुत बड़ी उनकी यूनिवर्सिटी है, वो भी हमारे साथ बम्बोर पे काम कर रही है। ये बम्बोर कितना पुराना है? वो भी समझे कि ये मोहनजोदड़ो और इतना ही पुराना। आपके वालिद साहब तो सियासत तर्क कर चुके थे, खादिम अली शाह साहब। आपको सियासत का शौक़ कैसे पैदा हो गया? हम एक दिन बैठे थे अपनी फैमिली के और सारे आपस में, तो सिर्फ एक यूनियन काउंसिल है जहाँ पे आप बैठे हैं, उसकी वाइस चेयरमैनी से हमारी एक छोटी सी तलख चीज़ स्टार्ट हुई। वो फिर मुझे पॉलिटिक्स में। तो आपका अपने मामू से इख्तलाफ हो गया? जी, मामू से इख्तलाफ हो गया। तो अब भी आपस में मामूजाद और आप आपस में इलेक्शन लड़ते हैं? जी, अभी भी हम आपस में, पहले पिछली दफ़ा मेरे मामू मेरे सामने थे MPA पे, फिर मैंने वहाँ उनसे मैं पिछली दफ़ा MPA बना। इस दफ़ा उनके जो साहबजादे हैं, बेटे, बचपन के मेरे दोस्त भी थे, क्लास 1 से लेके, हम HSN से लेके, और तकरीबन ज़िंदगी साथ ही गुजरी हमारी। और बड़ा डिफ़िकल्ट था, पर कोशिश करते थे कि एक दूसरे के लिए, ना वो बोलते थे ना हम उनके लिए बोलते थे, लोगों को बोलते थे कि। तो आपकी वालदा किस तरफ थी? आपके मामू के साथ थी, आपके साथ थी? हाँ, ये बड़ा मुश्किल चीज़ है। वालदा अक्सर हमें कहती रहती थी कि भाई जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक कोशिश करो कि आपस में कहीं लड़ना या झगड़ना नहीं। और आप अब मामू से मिलते हैं या मामूजाद भाई से? नहीं, मुलाकात नहीं होती हमारी, और कहीं भी मिलते हैं तो समझें कि अब वो बातें नहीं रही, क्योंकि वैसे तो ठीक था। आपकी वालदा जाती हैं अपने भाई से मिलने? जी हाँ, उनकी मुलाकातें होती हैं आपस में। नाश्ते का एहतमाम बाहर लॉन में ही किया गया था। वालिद के साथ नाश्ता करना उनका मामूल है। शाह साहब, आपने बड़ी भरपूर सियासत की, भुट्टो दौर में, ज़िया दौर में, फिर छोड़ दी। अब बेटा कैसे सियासत में आ गया? आप तो चाहते थे ना आए। इनको शौक़ था तो मैंने कहा कि बिस्मिल्लाह। है तो बड़ी कठिन रहा। सियासत जो है वो इबादत भी है अगर आप उस तरीके से करें, और वरना तो आपको पता है इस वक्त तो बदनामी है। सियासत का नाम लेना, आदमी सियासत का नाम भी नहीं ले सकते, तो इसलिए। लेकिन इनका शौक़ था तो मैंने कहा फिर आओ तो सियासत वही करना जो हमने भुट्टो दौर में की और आपको इस दौर में करके दिखानी है। क्या मतलब उस दौर में क्या सियासत थी और अब क्या है? उसमें तो ब्यूरोक्रेट्स पैसे नहीं खाते थे सोहेल साहब, और अब तो अल्लाह खैर करे, बस सियासतदान कहलाना अपने आप को बड़ा वो अजीब लगता है।
और मैं ये भी चाहता था कि जुल्फ़कार और मेरा छोटा बेटा दोनों फ़ौज में जाए तो ज़रा अच्छा है, लेकिन ये नहीं गए दोनों, ये दूसरी तरफ है, ये उधर आ गए, वो दूसरी तरफ चले गए, वो ब्यूरोक्रेट बन गए। वो ब्यूरोक्रेट बन गए। जुल्फ़कार की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है और किस बात पे डांटते हैं इसको? हमने तो शुरू से इनको ये कहा है कि भाई तकब्बुर और गुरूर मत करना, शादी और ब्याह नहीं छोड़ना है। इंटीरियर में हमारे यहाँ तो शादी ब्याह छोड़ना ही नहीं है, और वो इन्होंने करके दिखाया माशाल्लाह। और इन्होंने अपने आप उस पर आप देखें, अच्छे अच्छे ख़ानदान में कई सियासतदान ख़त्म हो गए, लेकिन इन्होंने हमें दोबारा ज़िंदा कर दिया है मेहनत करके। लेकिन फैमिली के अंदर तो प्रॉब्लम पैदा हो गया। वो हर फैमिली में आजकल हो गया है, जब से वो लोकल बॉडीज़ शुरू हुई हैं। लोकल बॉडीज़ के बाद जैसे हर घर में झगड़ा शुरू हो गया। अब तो शहरों में बाप एक तरफ है, बेटा दूसरी तरफ है, बेटियां दूसरी तरफ है। अब तो सियासत जैसे जैसे एजुकेशन आएगी तो सियासत बड़ी मुश्किल होती जाएगी। और कोई खामी जो आप देखते हैं जुल्फ़कार शाह? नहीं, हमने छोड़ दिया है ना, कोई इंटरफेयर मैं नहीं करता, ये अपनी मर्ज़ी से करें। वो वालिदैन ज़्यादती करते हैं जो अपने आप, इनको तजुर्बे से सीखने दें। हम भी अपने तजुर्बे से सीखे, हमारे वालिदैन ने भी हमें नहीं कहा तो हमने कहा ये अपने तजुर्बे से सीखें। शाह साहब, आपके पास कौन कौन से ओहदे रहे? ज़ाहिर है MNA रहे आप। जी हाँ, MNA रहे, और सियासी और तो बस ये मैन थे। बीबी के बड़े करीब रहे, भुट्टो साहब के बहुत ही करीब। भुट्टो साहब ने मूवमेंट शुरू की तो हम उनके साथ थे। एक बात वो कहते थे कि कोई गरीब आदमी आपके साथ आएगा जो 1 साल पहले मुलाकात हुई होगी, तो वो कहेगा कि भाई आपने मुझे पहचाना, तो आप क्या कहेंगे? हमने कहा नहीं, उसका दिल नहीं तोड़ना है। आप फ़ौरन कहेंगे कमाल है, अभी नाम भी बताना पड़ेगा। तो ये इस किस्म की हमें वो ट्रेनिंग देते थे।